नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस समान अध्ययन पूर्वावलोकन में, जिसमें हम भारतीय इतिहास का पूरा बुक करेंगे। तो याद देखिए, यहाँ पे पूरा बुक है, इसमें हम लोग सारे सेक्शन इसका करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम लोग कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये काफ़ी सेक्शन में आएगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बस आराम से पढ़ते रहिएगा। ये यहाँ पे इतिहास का पूरा बुक कंप्लीट किया जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने बिहार स्पेशल का घटना चक्र द्वारा जो प्रस्ताव बुक निकलता है, उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उससे पहले हम लोगों ने इरिटेरिया करंट अफेयर किया था। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, या आप लोग चैनल पर क्लिक करके प्लेलिस्ट के आइकन पर दबाइएगा, तो वहाँ पे वो सारे वीडियोज़ दिख जाएंगे आप लोग को। जाइए, आप लोग चेक कीजिए। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को लाभ हो सके इससे, जो कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या इस तरह किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यह पूछा जाता है इस तरह के इतिहास के प्रश्न। यहाँ पे इतने सारे प्रश्न हैं, इतने सारे परीक्षा के यह प्रश्न मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, हर तरह के पीसीएस का प्रश्न इसमें है। इवन यूपीएससी का प्रश्न इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो बस आप लोग से मैं ये अनुरोध करूँगा कि जाइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक, ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो यहाँ पे हम पहले शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें पहला रहेगा पाषाण काल। हम इसमें यह चैप्टर को डील नहीं करेंगे, इसमें जो भी लिखा हुआ है हम लोग डायरेक्ट प्रश्न उत्तर पे आएंगे, क्योंकि चैप्टर को डील करने जाएंगे तो इसमें काफ़ी समय जाएगा और यह क्विक रिवीजन करने के लिए है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पहला प्रश्न शुरू करेंगे। तो ये पहला प्रश्न शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे क्या एक? तो यह है भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे क्या? तो भूगर्भिक वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया जाता था। तो यह किया जाता था थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। किसके द्वारा? तो थॉमसन के द्वारा। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थल कौन सा है? तो यह है आदमगढ़। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो यह है आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो यह उपकरण प्राप्त हुए महादहा से और सराय नहर राय से। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो यह है महादहा से और सराय नहर राय से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकालीन काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ। तो यह हुआ है सराय नहर राय से और महादहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाणिक काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। तो यह सराय नहर राय से और महादहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो यह निकला है दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। यह निकला है कहाँ से? दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो हुई थी नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कब से? नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है नर्मदा घाट में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था नर्मदा घाटी से। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा? तो जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो लोहरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो लोहरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो मेहरगढ़ में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो मेहरगढ़ में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो यह है मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो यह मेहरगढ़ है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थल पर कृषि के अभ्युदय का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है? तो यह मिलता है मेहरगढ़ में। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है? तो यह मिलता है मेहरगढ़ में। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए
जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो यह मिला है मेहरगढ़ में। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो यह मिला है मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किस स्थानों से महापाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो यह मिला है बागौर से। निम्नलिखित में से किस स्थान से महापाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिला है, तो यह मिला है बागौर से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो यह कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो यह हो जाता है ताम्रपाषाण युग। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही विकल्प चयन करना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1, 3 और 4। देखते क्या है। अरवाड़ी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत। ये चावल से परिचित थे। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी हुई है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1, 3 और 4। फिर से देखते हैं। आहड़ सभ्यता के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिल रहे हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी हुई है, यह बिल्कुल सही है। 21 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, तो यह है मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए, तो यह है मेहरगढ़। नवदा टोली के उत्खनन किसने किया था, तो यह किया था HD सांकलिया ने। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो HD सांकलिया ने। 23 नंबर प्रश्न। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, तो यह अवस्थित है मध्य प्रदेश में। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है कैसे, तो मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो यह संबंधित है संगनकल्लू से। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो यह है संगनकल्लू से संबंधित। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है गुफाओं के शैली चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए यह प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है भीमबेटका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो यह प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो यह भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसकी चित्रशैली के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, तो यह थे BS बनककर। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उससे के शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा, तो यह है BS बनककर। भीमबेटका को किसने खोजा था, तो यह खोजा था डॉक्टर विष्णुधर वनकाकर। डॉक्टर विष्णुधर वनकाकर। भीमबेटका को किसने खोजा, तो डॉक्टर विष्णुधर वनकाकर। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, तो हुआ था हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था कहाँ से, तो हस्तिनापुर से। ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो यह थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्राश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो यह थे उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान प्राप्त हुआ, तो यह हुआ है बुर्जहोम से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ, तो यह है बुर्जहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो यह है बुर्जहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो यह है बुर्जहोम। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से, तो बुर्जहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से, बुर्जहोम से। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थल और ख्याति के कारण, तो इसमें कौन कौन सा सही है। बुर्जहोम शैलीकृत देव मंदिर, यह गलत है।
चंद्रकेतुगढ़ या टेराकोटा कला, यह सही है। गणेश्वर, ताम्र कलाकृतियाँ, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3। फिर से देखते हैं। ऐतिहासिक स्थल और ख्याति के कारण बुर्जों शैलकृत देव मंदिर, यह बिल्कुल गलत है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, यह सही है। गणेश्वर, ताम्र कलाकृतियाँ, यह भी सही है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो यह मिला है लेखहिया से। विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो यह है लेखहिया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसका आंसर रहेगा ए और आर दोनों सही है तथा ए आर का सही व्याख्या करता है। फिर से देखिए प्रश्न देखते हैं। सॉरी, मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, कोई बात नहीं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों के नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया गया, यह बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन करता है? तो यह है संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन करता है? तो यह है संस्कृति का। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो यह है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो यह है अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो यह स्थित है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ। अब होता है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति की शुरुआत, जिसे हम लोग सिंधु घाटी भी कहते हैं। तो मैं पहले ही आपको कह चुका कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि इससे बहुत समय जाएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे करते हैं, क्योंकि यह क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? तो अर्थव्यवस्था पे। मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? तो अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक था क्योंकि मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है इसका मृदभांड। ठीक है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो तीनों था, इसलिए हो जाएगा ई ऑप्शन उपयुक्त, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे एवं रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या है? तो यह पक्के ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या? तो पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख, पक्की मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो यह पुरातत्व संबंधी खुदाई। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो यह है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मोहरे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई क्या है? तो मोहरे। आइए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, या इनका स्टेटमेंट नहीं है, बाकी तीनों सही है। देखते हैं कौन कौन सा है। EJH मैके सुमेर से लोगों का पलायन, यह सही है। मार्टिमर व्हीलर पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, यह भी सही है। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणामस्वरूप हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। फिर से देखते हैं। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, यह गलत स्टेटमेंट है इनका।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। तो पहला का 3 हो जाएगा हड़प्पा, दयाराम साहनी 1923-24। फिर हस्तिनापुर, यह हो जाएगा बीबी लाल 1950 से 1952। फिर हो जाएगा तक्षशिला, तक्षशिला हो जाएगा जॉन मार्शल। और फिर हो जाएगा कौशाम्बी, कौशाम्बी का हो जाएगा एन.जी. मजूमदार। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कौन से स्थल का खुदाई किसने की थी। हड़प्पा का हो जाएगा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एन.जी. मजूमदार। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है कहाँ से। तो हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है कहाँ से। हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो यह हुआ था लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था। तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो यह माना जाता है पूर्व आर्य मतलब प्री आर्यन से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो यह पूर्व आर्य या प्री आर्यन से माना जाता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। तो गाय का नहीं हुआ है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है। तो गाय का नहीं हुआ है। बाकी हाथी, गेंडा और बाघ का हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी चाहुंद्रो, कोटदेजी, देसलपुर हड़प्पा स्थल हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। बाकी चाहुंद्रो, कोटदेजी और देसलपुर हैं। सूची 1 प्राचीनतम स्थल को सूची 2 पुरातात्विक खोज के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे सूची दिया हुआ है प्राचीन स्थल और पुरातत्व खोज। तो लोथल का हो जाएगा गोदीवाड़ा, कालीबंगा का हो जाएगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा का हो जाएगा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनवाली हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। तो ये फिर से देखते हैं। लोथल हो जाएगा गोदीवाड़ा, कालीबंगा हो जाएगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा हो जाएगा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख, बनवाली हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से। तो यह हो जाएगा कालीबंगा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से। कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो यहाँ मिले हैं कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। तो कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ पे देखिए कूट दिया हुआ है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए हड़प्पा हो जाएगा समाधान R37। फिर हो जाएगा लोथल गोदीवाड़ा, फिर हो जाएगा कालीबंगा जुता हुआ खेत, फिर मोहनजोदाड़ो नर्तकी की मूर्ति। हड़प्पा हो जाएगा सावधान, लोथल हो जाएगा गोदीवाड़ा, कालीबंगा हो जाएगा जुता हुआ खेत और मोहनजोदाड़ो हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति। इसका आंसर रहेगा डी 1 2 4 3। यहाँ पे देखिए फिर सूची में मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो हड़प्पा हो जाएगा कौन सा नदी किनारे। तो यह हो जाएगा रावी नदी किनारे, हस्तिनापुर हो जाएगा गंगा नदी किनारे, नागार्जुन कोंड हो जाएगा कृष्णा नदी किनारे और पैठान हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। फिर से देखते हैं। हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी किनारे, हस्तिनापुर हो जाएगा गंगा नदी किनारे, नागार्जुन कोंड हो जाएगा कृष्णा नदी किनारे और पैठान हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। यहाँ पे देखिए अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ। हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी किनारे, कालीबंगा हो जाएगा घग्गर नदी किनारे, लोथल हो जाएगा भोगवा नदी किनारे और रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। फिर से हड़प्पा हो जाएगा ये रावी नदी किनारे, कालीबंगा हो जाएगा घग्गर नदी किनारे, लोथल हो जाएगा भोगवा नदी किनारे और रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह स्थित है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो यह हुआ है मोहनजोदारो से। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो मोहनजोदारो से यह प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। तो यह पाया गया था मोहनजोदारो से।
विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो यह पाया गया था मोहनजोदारो से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी ऑप्शन असत्य है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी ए बी सी सही है। देखते हैं। नगरों में नलिकाओं की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह बिल्कुल सही है। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में थे, यह भी बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। फिर से देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है इसमें। आइए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किसके लिए? तो अपने नगर नियोजन के लिए, यह बिल्कुल सही है। मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए, यह बिल्कुल सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, यह बिल्कुल सही है। अपने उद्योग के लिए, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदारो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें देखते हैं। गिरपुर उत्तर प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात, यह बिल्कुल सही है। कालीबंगा हरियाणा, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। फिर से देखते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। लोथल गुजरात, यह बिल्कुल सही है। कालीबंगा हरियाणा, यह गलत है। कालीबंगा राजस्थान में होगा। फिर रोपड़ पंजाब, यह बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखना है कौन सा उत्तर प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 3 और 4। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और हुलास भी उत्तर प्रदेश में ही है। फिर से देखते हैं। यहाँ पे 3 और 4 हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर और हुल्लास, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? तो यह देखते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही। बनवाली हरियाणा बिल्कुल सही। अहमदाबाद महाराष्ट्र, यह बिल्कुल सही है। राखीगढ़ी राजस्थान, यह गलत है क्योंकि राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत है। फिर से। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राखीगढ़ी राजस्थान, यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 हड़प्पन स्थलीय और सूची 2 स्थिति। तो मांडा कहाँ है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। फिर है दैमाबाद है महाराष्ट्र में। कालीबंगा है राजस्थान में और राखीगढ़ी है हरियाणा में। मांडा है जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखीगढ़ी हरियाणा। यहाँ पे यह दिया हुआ है। फिर से देखिए। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से। हड़प्पा स्थल और एवं संघराज क्षेत्र या भारत के राज्य। तो यहाँ पे बालू है, बालू हरियाणा में। मांडा है जम्मू कश्मीर में। पाडरी है गुजरात में और हुसल है उत्तर प्रदेश में। 1 मिनट में देखो। 3 2 4 1, हाँ सही है। बालू है, बालू हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। पाडरी है गुजरात में और हुलास है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर 2 और 3। मोहनजोदाड़ो और चाहुंद्रो सिंध राज्य प्रांत में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो मोहनजोदाड़ो और चाहुंद्रो सिंध में अवस्थित है। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित। चाहुंद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? तो J.H. मैके ने। चाहुंद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? तो J.H. मैके ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो यह है हड़प्पा। बाकी कालीबंगन, लोथल और आलमगीरपुर भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा अब पाकिस्तान में चला गया है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है कहाँ? तो यह सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ? तो सौराष्ट्र में। दघेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है कहाँ? तो पंजाब का। दघेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है कहाँ का? पंजाब का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो यह स्थित है लोथल।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है भोगवा नदी पर। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो यह भोगवा नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पे? तो गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था क्या? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था क्या? लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यह है लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल हड़प्पा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल को हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था बनवाली से। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? तो यह था बनावली से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र स्थल संबंधित नहीं है, बाकी कालीबंगा, रोपड़ और लोथल संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है कहाँ? तो राखीगढ़ी में। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ है? तो यह राखीगढ़ी में है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल है कहाँ? तो यह है राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कहाँ है? तो राखीगढ़ी में है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी कौन सी? तो सिंधु, चेनाब और झेलम। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी कौन? तो सिंधु, चेनाब और झेलम। बी ऑप्शन 1, 2, 3। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो यहाँ पे स्टार ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई से प्रभारी थे तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? तो सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है रखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखना कौन सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल सही। लोथल SR राव बिल्कुल सही। सूर्यकोटदा JP जोशी यह बिल्कुल सही है। धौलावीरा BK थापड़ यह गलत है। इसका आंसर हो जाएगा D। फिर से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी यह बिल्कुल सही है। लोथल SR राव यह बिल्कुल सही है। सूर्यकोटदा JP जोशी यह बिल्कुल सही है। धौलावीरा BK थापड़ यह गलत है। आइए अगला प्रश्न 54 नंबर देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था कौन? तो ए कनिंघम। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसका महत्व नहीं समझ पाया था कौन थे? ए कनिंघम थे। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो यह थे BN स्मिथ। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो BA स्मिथ थे। 56 नंबर प्रश्न। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिला है? तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, आप लोग इसका विवरण यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम होगा पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। डी ऑप्शन 4, 3, 2, 1। फिर से देखते हैं नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। फिर 98वां प्रश्न। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया था? तो किया था तांबा का। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का उपयोग किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिलता है कहाँ से? तो लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिलता है कहाँ से? लोथल में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यह नहीं हुई है लोहा की, बाकी तांबा, स्वर्ण और चांदी की प्राप्ति हो चुकी है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यह स्थित है बनावली। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यह है बनावली। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और एवं नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दिया हुआ
मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, यह बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोग ने सड़कों एवं नालियों का जाल के साथ नियोजित शहर को विकसित किया, यह बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोग को धातु के उपयोग का पता नहीं था, यह बिल्कुल गलत है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, इसका आंसर रहेगा ए, 1 और 2 सही है। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, यह बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, यह बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 सही है इसमें। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका आंसर भी 1 और 2 दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, फिर से देखते हैं, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 64वां प्रश्न, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ मिले हैं धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित हुआ है? तो वह गुजरात राज्य में है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कहाँ है? तो यह गुजरात राज्य में है। कौन सा हड़प्पन नगर तीनों भागों में विभक्त है? तो यह विभक्त है धौलावीरा। कौन सा हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त है? तो यह है धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह है धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? तो यह है धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचलन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नगर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो यह था धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नगर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो यह था धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थान में द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, क्योंकि इसमें लोथल और कालीबंगा दोनों है, सी और डी। तो इसका विवरण आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लीजिएगा नीचे। अगला प्रश्न, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है क्या? तो मानव समाधान। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुआ है क्या? तो मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ? तो भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ? तो भारत में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2, मतलब वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो बी ऑप्शन, केवल 2, वे देवी एवं देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 75वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे वह चरशाली नहीं थी, यह बिल्कुल सही है। उनका उस काल में भारत में कपास का वस्त्र बनाया जाता था, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा सी, 1 और 2 दोनों। फिर से देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे वह चरशाली नहीं थे। उस काल में भारत के में कपास का वस्त्र बनाए जाते थे, यह दोनों कथन सही है। तो सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। 96वां प्रश्न, निम्न स्थानों पर किस एक स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो यह हुई है मोहनजोदारो से। निम्न स्थानों पर से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? तो यह हुई है मोहनजोदारो से। निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो यह नहीं मिलता है किसका? घोड़े का। बाकी बैल, हाथी और भेड़ का मिलता है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता? तो घोड़े का नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो यह हुआ है शेर का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो शेर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। बाकी घोड़ा, हाथी और गाय का अवशेष प्राप्त हुआ है। मृण
पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो यह प्राप्त हुई है कालीबंगन से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कहाँ से? तो कालीबंगन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो यह पनपी थी मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो यह पनपी थी मिस्र की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही कौन सा क्रम है? तो यह डी ऑप्शन, एस्टेक फिर माया फिर मुइज्का फिर इंका। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो यह है डी ऑप्शन, एज्टेक फिर माया फिर मुइज्का फिर इंका। 82 नंबर प्रश्न, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी कौन सी? तो सुमेरियन। फिर लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी कौन सी? सुमेरियन। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है, अब वैदिक काल शुरू होगा। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त मित्र परिवार सगे संबंधी सभी से लाभान्वित हो सके जो भी इस तरह की बीपीएससी या कमीशन की तैयारी करते होंगे। तो आइए पहला प्रश्न वैदिक काल का शुरू होता है। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो यह है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो एक उत्तम व्यक्ति है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। त्रय नाम है किसका? त्रय नाम है 3 वेदों का। त्रय नाम है किसका? तो 3 वेदों का नाम है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? तो ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद में। सुमेलित के यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है अथर्ववेद। अथर्ववेद हो जाएगा। औषधियों से संबंधित ऋग्वेद हो जाएगा। ईश्वर महिमा यजुर्वेद हो जाएगा। बलिदान विधि और सामवेद हो जाएगा संगीत। तो ए ऑप्शन 3 1 2 4। फिर से देखते हैं, अथर्ववेद हो जाएगा। औषधियों से संबंधित ऋग्वेद हो जाएगा। ईश्वरीय महिमा यजुर्वेद हो जाएगा। बलिदान संबंधित और सामवेद हो जाएगा संगीत। फिर से यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है तो ऋग्वेद हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। फिर यजुर्वेद हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद हो जाएगा संगीतमय स्रोत। फिर अथर्ववेद हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। फिर से देखते हैं, ऋग्वेद हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। फिर यजुर्वेद हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद हो जाएगा संगीतमय स्रोत। और फिर अथर्ववेद हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो यह वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया अथर्ववेद में। ऋग्वेद में खाली स्थान ऋचाएँ हैं तो इसमें स्टार मार्क किया हुआ है। आप लोग इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ऋग्वेद है क्या? तो स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद क्या है? तो स्रोतों का संकलन है। फिर यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 सूची 2। तो इसका हो जाएगा ऋग्वेद, ऐत्रेय, फिर सामवेद हो जाएगा, पंचविश, ये अथर्ववेद हो जाएगा, गोपथ और यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ। फिर से ऋग्वेद हो जाएगा, ऐत्रेय, सामवेद हो जाएगा, पंचविश, अथर्ववेद हो जाएगा, गोपथ और यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो यह ऐत्रेय ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो यह हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह है नौवां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह संबंधित है सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को।
ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसके समर्पित है? तो यह सोम और स्प्रे पर नामकृत देवता को। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? तो यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यह है सामवेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह मिले हैं अंतरजी खेड़ा से। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह मिला है अंतरजी खेड़ा से। उपनिषद पुस्तक है क्या? तो दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर? तो दर्शन पर। उपनिषदों का मुख्य विषय है क्या? तो यह है दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य ने मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो यह मिलती है उपनिषद में। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो यह मिलती है उपनिषद में। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है कठोपनिषद में। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह होता है कठोपनिषद से। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किससे? तो कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? तो कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? तो यह कैकेयी के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसके? तो कैकेयी के। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो पहले हो जाएगा वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण आरण्यक, फिर उपनिषद। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो पहले हो जाएगा वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण आरण्यक, फिर उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी नदी है? तो हो जाएगा सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की गई है? तो यह है चेनाब। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की गई? तो चेनाब नदी के साथ की गई है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? तो यह कुंभ और क्रुमो। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? तो कुंभा और कुर्मो। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह है अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह अफगानिस्तान में है। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ वैदिक नदी और आधुनिक नाम। तो यहाँ हो जाएगा कुंभा, हो जाएगा काबुल, पुरुषनी हो जाएगा रावी नदी, सदानीरा हो जाएगा गंडक और शतुद्री हो जाएगा सतलज। फिर से हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर देखिए मिलान किया हुआ। बी ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 1, 4। कुंभा हो जाएगा काबुल, पुरुषनी हो जाएगा रावी नदी, सदानीरा हो जाएगा गंडक और शतुद्री हो जाएगा सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय देवोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो हो जाएगा ए और सी ऑप्शन, मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ एवं संन्यास। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो ए और सी दोनों है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही कथन देखना है कौन सा? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन था, यह बिल्कुल सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और 2 दोनों। फिर से देखते हैं, धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन था, यह बिल्कुल सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। 34वां नंबर प्रश्न, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो प्राकृतिक नियम है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किससे उसका
पुरोहित माना जाता था, तो यह थे बृहस्पति। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उसका पुरोहित माना जाता था, तो बृहस्पति को। निम्नलिखित में से कौन सा वह ब्राह्मणवादी थे जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो यह थे लोपामुद्रा। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्राह्मणवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों का रचना की थी, तो यह थी लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, कौन, सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, किसमें, सिक्का में। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, तो यह आभूषण था गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, तो यह गला का आभूषण था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे किसके लिए, तो स्वर्ण आभूषण के लिए। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे किसके लिए, तो स्वर्ण आभूषण के लिए। बोगस कोई महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बोगस कोई महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो यह देता है बोगस कोई। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो यह है बोगस कोई। 14वीं सदी ईसा पूर्व के एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ कहाँ से, तो बोगस कोई से। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ कहाँ से, तो बोगस कोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो यह थे कौन, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित ग्रंथों में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, वह है, तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, आप इसका आंसर विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सतवत ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे कौन, तो ऋषि गौतम रहुगण। सतवत ब्राह्मण में उल्लेखनीय राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे कौन, तो ऋषि गौतम रहुगण। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, तो यह थे कुरु और पंचाल। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, तो यह थे कुरु या पंचाल। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था कहाँ से, तो ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था कहाँ से, ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था कौन सा, तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था कौन सा, तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, तो यह करती थी बलि एवं कर्मकांड में। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करते थे, तो बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था पुरुषनी नदी पर। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था पुरुषनी नदी पर। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे। निम्न में से किस नदियों को ऋग्वेद में मतोत्तमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया, तो यह किया गया सरस्वती नदी को। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतोत्तमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया, तो यह संबोधित किया गया सरस्वती नदी को। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो यह है किकट। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो यह है किकट। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था क्या, तो कृषि। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, तो कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, तो यह प्रयुक्त किया गया जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया, तो यह प्रयोग किया गया जौ के लिए। यहाँ पे सूची मिलान करने गया, सूची 1 सूची 2, तो यहाँ हो जाएगा ब्रीही चावल, ब्री हो जाएगा चावल, मुदगल हो जाएगा मूंग, यव हो जाएगा जौ और इच्छू हो जाएगा गन्ना। फिर से ब्रीही हो जाएगा चावल, मुदगल हो जाएगा मूंग, यव हो जाएगा जौ और इच्छू हो जाएगा गन्ना। डी ऑप्शन 2 3 4 1।
ऋग्वैदिक पनी किस वर्ण के नागरिक थे? तो यह नागरिक थे व्यापारी वर्ग के। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ण के नागरिक थे? तो यह व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कौन से? तो वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी कौन से? तो वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभ्यता है कौन सी? तो मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। किस वेद में सभा और संस्कृति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? तो यह कहा गया अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया? तो यह है अथर्ववेद। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित था, यह थी सभा। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित था वह था सभा। आयुर्वेद अथवा अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? तो अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? तो अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था कौन सा? तो बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म था कौन सा? तो बहुदेववादी। सर्वाधिक वैदिक सूत्र समर्पित है किसे? तो इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है किसको? इंद्र को। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो यह थे इंद्र। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो यह थे इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? तो अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या मंत्र संबंधित है किससे? अग्नि से। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो यह सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 और 4 सही है। मतलब झंझावात के देवता थे बिल्कुल सही, और वर्षा के देवता थे यह बिल्कुल सही है, तो 1 और 4 हो जाएगा सही। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 4 इसमें सही हो जाएगा। झंझावात के देवता थे और वर्षा के देवता थे। फिर अगला प्रश्न 68 नंबर, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो यह है इंद्र। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो यह थे इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो यह थे इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो यह थे इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व के काल किस युग से जुड़े थे? तो यह जुड़ा था ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा था? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो यह की थी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतिक है किसके? तो पुराणों के। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतर और वंशानुचरित्र संकेतिक है किसके? तो पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या है कितना? तो 18। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी संस्कृत में। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती? तो यह जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो यह जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। 7 सहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का था? तो यह था महाभारत का। 7 सहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का था? तो यह महाभारत का था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो यह थे वासुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो यह थे वासुकी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घात होती थी? तो यह थे धर्मशास्त्र के समय में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घात होती थी? तो यह थे धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह है मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह है मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह है मुंडक उपनिषद। भारत
प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? तो मुंडको उपनिषद से। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया कहाँ से? तो मुंडको उपनिषद से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किसका? तो उपनिषदों का। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किसका? तो उपनिषद का। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? तो यह ई ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर से देखते हैं किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ विवरण यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए अगला प्रश्न। सत्यकाम जवाल की कथा ने अन्वयायी माँ होने के लाछन को चुनौती दी, उल्लेखित है किसमें? तो छंदोग उपनिषद में। सत्यकाम जावाल की कथा जो अन्वयायी माँ होने का लाछन को चुनौती देती है किसमें उल्लेखित है? तो उल्लेखित है छंदोग उपनिषद में। ऋग्वेद का मूल लिपि थी कौन सी? तो ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि थी कौन सी? तो ब्राह्मी लिपि। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे? तो ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है ईरान से। अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो गाय को अघन्य माना गया है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? तो गाय को अघन्य माना गया है। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है किसके लिए? तो गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है किसके लिए? तो गाय के लिए। ऋग्वेद के कई परिच्छिन्नों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संबंधित है किससे? तो गाय के लिए। आइए 93वां प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शरीर शास्त्रन यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। यह बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही। फिर से देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न 94 नंबर। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो यह था गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान समझा जाता था? तो यह संपत्ति समझा जाता था गाय को। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो आइए मिलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक काल कृषक सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज चारागाह थी और मध्यकाल जमींदारी थी। फिर से सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक सभ्यता थी। फिर ऋग्वैदिक समाज चारागाह थी। फिर मध्यकाल जमींदारी काल थी। डी ऑप्शन 4 3 1 2। आइए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग में नहीं है? तो यह है कोश। बाकी कुल, वंश और गोत्र 3 वर्ग में है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग में नहीं है? तो यह है कोश। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। 98 नंबर प्रश्न। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक कहलाते थे क्या? तो उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे क्या? तो उपाध्याय। तो यहाँ पे 98 नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। इसी के साथ वैदिक युग भी समाप्त हुआ। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मगर जाने से पहले आपसे यह अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग PCS या UPSC या किसी भी तरह की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वे लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और आप लोग से बस ये अनुरोध रहेगा कि इसे जितना ज़्यादा बार देखिएगा, मतलब 2 3 4 5 बार जितना बार देखिएगा, उतना अधिक से अधिक आपका रिवीजन हो सकेगा और आप लोग एग्ज़ाम में उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो बस इस वीडियो में यहीं तक रहा, और
आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर मौर्य काल, फिर उससे आगे का गुप्त काल, फिर हर्यक वंश, फिर जैसे जैसे वंश आएंगे वैसे वैसे देखेंगे। तो इस वीडियो में बस यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसमें हम लोगों ने वैदिक युग पढ़ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया एवं उससे पहले का प्राचीन युग पढ़ लिया। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए। बस आपसे हमें यही सपोर्ट का उम्मीद रहेगा कि आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।